हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ आप कर रहे हैं घटना चक्री की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। ठीक है। और 2025 की बुक है, मतलब नया एडिशन है इस बुक का। तो गाइस, इसमें हम लोग जो कर रहे हैं, पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें बात करते हैं। तो गाइस, इसमें देखिए हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, जैन धर्म तक हम कर चुके हैं। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो है आपका शैव भागवत धर्म। तो गाइस, ये जो चैप्टर है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा नहीं लगता, क्वेश्चंस कम आते हैं। ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ यहाँ पे स्किप कर देंगे। चाहे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी चैप्टर की, अगर आप रीड करना चाहें तो। अगर आप स्किप भी करते हैं तो चलता है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 आज अभी स्टार्ट करेंगे, जो कि है छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। गाइस, इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी। तो गाइस, अब जो है ना, वीडियो आएंगी आपकी डेली। ठीक है। जितनी स्किप होनी चाहिए, जितने दिन होने थे हो गए। अब स्किप नहीं होंगे दिन, अब आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, राइट। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। जीरो से पहले की बात, छठी शताब्दी की बात चले तो ये टाइम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बौद्ध ग्रंथ। नाम याद रखिएगा इस ग्रंथ का, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पहले प्राचीन भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित है। यानी कि गौतम बुद्ध से पहले की कहानी चली। इनने कहा, जैसे अभी हमारे पास स्टेट्स है ना, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वैसे ही उस वक्त जो थे ना, उस टाइम 16 बड़े राज्य थे। ठीक है। इन्हें क्या बोला जा रहा है? 16 महाजनपद कहा जा रहा है। यानी कि हम 16 स्टेट्स की बात करने जा रहे हैं, सॉरी 16 महाजनपदों की बात करने जा रहे हैं। नाम भी देखिएगा इस यहाँ पे। अब देखिए, आप कहेंगे 16 के नाम क्या थे? ये 16 के 16 इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे इनके, इनकी राजधानी के। ठीक है। देखिए, कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती और अस्मक। ठीक है। या अस्सक, अस्मक कह सकते हो, गांधार। ठीक है। तो अब इतने मुश्किल नहीं है, जब आप 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और यहाँ इसने बोला कि जैन ग्रंथ, अभी तक हमने बौद्ध ग्रंथ की बात करी थी, अंगुत्तर निकाय। अभी यहाँ बात आ गई है जैन ग्रंथ है, जिसका नाम भगवती सूत्र। उन्होंने भी कहा भाई, उस टाइम क्या थे, 16 महाजनपद थे। अब इन 16 महाजनपद के नाम थोड़े से अलग हो गए। जैसे अंग है, ठीक है, अंग है। फिर बंग, जैसे इसमें नया है। मलय, मलय भी यहाँ पे ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा। अच्छ, वच्छ, वत्स को बोल दिया इन्होंने। ठीक है। फिर मगह, मगध को बोल दिया है। मालव हो गया आपका कोच। अब जो जैन ग्रंथ वाले इसको इतना याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। ठीक है। लाड हो गया, मूली, मल, कौशल, काशी, पाठ, संभुत्तर हो गया आपका। फिर है आवाहा हो गया, वज्जी हो गया। ठीक है। इतनी बात हो गई कहानी। तो गाइस, अगर आप ये जैन वाले नहीं भी याद रख पा रहे तो चलेगा, लेकिन हाँ, वो ऊपर वाले तो जरूर याद रखो। अरे, बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले, अच्छा। तो अब ये क्या कहानी कह रहा है, चलो अब इसने कहा आगे बढ़ते हैं। अब एक एक जो है ना महाजनपद की बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। सबकी बात होगी। अब इसने कहा कि हम बात करें अंग महाजनपद। ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर वाला देखना, ठीक है, ऊपर वाले में ये देखिए अंग महाजनपद है। ठीक है। 16 में एक है अंग, अंग। तो इसने कहा जो बिहार, अब बिहार जाइए, बिहार में भागलपुर है, मुंगेर वाला जो जिला है वो उस वक्त कौन सा था? अंग महाजनपद का। यानी कि जो आज वो वाली जगह कौन सी है? अंग, अंग वाली जगह है भागलपुर, मुंगेर, कहाँ? बिहार में। अच्छा, अंग की जो वो थी राजधानी। तो ऐसे करना गाइस, यहाँ जैसे आपने महाजनपद लिख दिया अंग। ठीक है। फिर यहाँ लिखेगा कैपिटल, कैपिटल में जो भी है चंपा। ठीक है। तो ये हो गई पहली। जब दूसरी लिखेगा तो कुछ जो भी महाजनपद है उसका नाम, उसकी राजधानी यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिएगा, जैसे ये कौन सी जगह थी, इसने कहा, जैसे इसने कहा कि भागलपुर हो गया, और क्या है, मुंगेर हो गया। ठीक है, बिहार का। ठीक है, ये ऐसे लिख दीजिएगा तो 16 के 16 एक साथ आपके आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा आसानी सी हो जाएगी कि अच्छा ये वाली साइड थी, है ना। अभी बताती हूँ मैं आगे। ठीक है। अब इसने कहा कि महाभारत और पुराणों में क्या इसका प्राचीन नाम क्या बोला गया? मालिनी। ठीक है। क्या मिलता है महाभारत पुराणों में? मालिनी। ठीक है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना, मतलब इसने कहा कि हालांकि ये बुद्ध से पहले की कहानी चल रही है 16 महाजनपद की, लेकिन फिर उसके बाद बुद्ध भी तो आए, तो वहां पे 6 महानगर थे उस समय जब बुद्ध थे। तो उसमें चंपा भी एक था। अब इसने लिखा है महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम मिलते हैं। क्या? चंपा, राजगीर, बनारस, साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती। आसान है गाइस, मुश्किल कुछ नहीं है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वैशाली के लिच्छवियों के विषय में पहला गण
तंत्र स्थापित किया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व में क्या करा था, विश्व में पहला गणतंत्र, और इसमें लिखा है सुत्नीपात में वैशाली को क्या है, मगधमपुरम कहा गया। अब मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या बना, ठीक है, ये महापरिनिर्वाण वाले भी 6 याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, पहला विश्व का पहला गणतंत्र, ठीक है, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ये हो गई इंपॉर्टेंट सी एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या है, मगधमपुरम भी कहा गया है वैशाली को ये भी। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और क्या है, शक्तिशाली गणराज्य। तो यह पुराणों के अनुसार क्या है, मगध की बात करते हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश क्या है, बृहद्रथ वंश, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मगध की। दूसरा, अभी हमने किसकी बात करी थी, तो पहले अंग की बात करी, फिर थोड़ी सी बात आई वैशाली की, तीसरा है मगध की, ठीक है। तो मगध में सबसे पहला राजवंश बृहद्रथ वंश हो गया, और सबसे पहले बृहद्रथ का पुत्र था जिनका नाम था जरासंध, यहाँ का पहला राजा, राइट, जिसने क्या करा था, ग्रीव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। मतलब कहानी ये हुई कि हम बात करें मगध की, ठीक है। अब समझिए मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आज का मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई है, वैसे मगध इतना इंपॉर्टेंट मगध, ठीक है। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है। मगध पहला राजवंश बृहद्रथ वंश, पहला राजा बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, ठीक है। इसने अपनी राजधानी किसे बनाई, गिरिव्रज राजगृह को बनाई, ठीक है। फिर इसने कहा महाभारत के वन पर्व में क्या है, राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया, ठीक है। ये बात समझ गए। बुद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या है, मगध का पहला प्रतापी जो शासक रहा है, बुद्ध ग्रंथों ने बोला है कि भाई सबसे पहला प्रतापी शासक रहा है बिंबिसार। कौन से वंश का है, हर्यक वंश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए, अब नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, काशी। उससे पहले हम बात करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था आप आ जाइए अंग, मैंने कहा था कैसे बनाना है अंग की राजधानी चंपा, और अभी ये कहाँ पे है, बिहार के भागलपुर मुंगेर में। ऐसे याद रहेगा, ऐसे करके एक टेबल, ये टेबल बनी हुई है, इसे याद करिए, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं मगध की, अपने थोड़ी सी बात हुई, तो यहाँ की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। ये कौन सी जगह है भाई, आप बिहार जाइएगा, बिहार में पटना, नालंदा, गया, इन सब जिलों को मिला देंगे तो मगध होता था, मतलब काफी बड़ा एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने अभी बात करी, ठीक है, अब बाद में बात करते हैं। अभी जैसे ठीक है, काशी की देखिए, काशी की वो क्या है, राजधानी है वाराणसी। वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है आज भी वही काशी था उस टाइम। तो काशी का सबसे शक्तिशाली जो शासक रहा है वो बृहद्रथ है। इसने क्या कौशल पर विजय प्राप्त करी, देखो कहानी। तो काशी है, सपोज ये काशी है, तो काशी का राजा बृहद्रथ, ठीक है। इस काशी ने किस पे विजय प्राप्त करी, कौशल, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब इसने कहा फिर लिखा है अंतोदगत, बाद में क्या होता है, कौशल का राजा कौन होता है, कौशल का राजा है कंस, ठीक है। कंस कंस ने क्या करा, काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। कंस ने क्या करा, वापस से काशी को जीता, और जो काशी है अब कहाँ चला गया, कौशल के पास चला गया, ठीक है। शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय क्या होता है, कौशल का काशी के अतिरिक्त क्या है, कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कलाम और रामगाम के कौलिय, पावा कुशीनारा के मल्ल हो गए, पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। मतलब अब क्या हुआ, कौशल में अभी तो था कंस ने क्या करा, काशी को अपने में कर लिया एक बार। अब कंस के बाद एक और राजा आता है जिसका नाम है प्रसेनजीत, ठीक है। प्रसेनजीत, अब भाई प्रसेनजीत क्या करता है, प्रसेनजीत बहुत सारों को क्या करता है, अपने अधीन कर लेता है। प्रसेनजीत भी किन किन को अपने अधीन कर लिया है इसने, मतलब अपने अधिकार में ले लिया। किस किस को ले लिया, जैसे एक आपके हो गए कौन यहाँ पे, कपिलवस्तु के शाक्य पे भी समझ लो प्रसेनजीत का अधिकार चल रहा है। फिर है केशपुत्र के कलाम हो गए, रामगाम के कौलिय, पावा कुशीनारा के मल्ल हो गए, आपका पिपलीवन के मौर्य। ये सारे गणराज्य भी कहाँ किसके अंडर में आ जाते हैं, आपके कौशल। मतलब यहाँ इसने कहा कि कौशल जो है बहुत ही शक्तिशाली दिखाया है, ठीक है। अब इसमें संयुक्त निकाय के अनुसार क्या होता है, प्रसेनजीत, यही वाला बंदा प्रसेनजीत, ठीक है। प्रसेनजीत 5 राज्यों का एक गुट का नेतृत्व करता है। 5 राज्यों का एक, सॉरी 5 राजा, ये है प्रसेनजीत अपना, 5 राजा हैं, ठीक है। उनका एक गुट बनाया है, तो इन 5 राजाओं के गुट का ये क्या
ये क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। कौन? प्रसेनजीत। फिर है महाकाव्य काल में क्या है? कौशल राज्य की राजधानी क्या है? अयोध्या थी। मतलब ये जो कौशल है इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। क्या? अयोध्या। अब कौशल के प्रमुख नगर यानी कि श्रावस्ती और अयोध्या थे। कौशल में जो प्रमुख नगर थे, जैसे हम कहें महाराष्ट्र में प्रमुख नगर कौन सा हो गया? हम कहते हैं मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, ये हो गया। वैसे ही कौशल में कौन सा था भाई? कौशल में एक था श्रावस्ती, दूसरा हो गया अयोध्या। राजधानी यहाँ पे अयोध्या बताई। ठीक है। बुद्ध काल में क्या होता है? कौशल के दो भाग हो गए। ठीक है। अब देखिएगा इस देखिए पहले यही आते हैं, 16 महाजनपद आते हैं, फिर बुद्ध आते हैं। अब जैसे ही ये 16 महाजनपद वाला काल खत्म हुआ, बुद्ध काल स्टार्ट हुआ होगा, तो ये इसने कहा कि ये जो था इतना शक्तिशाली कौशल, कौशल के दो भाग हो गए। ठीक है। क्या हो गए भाई? दो भाग हो गए। एक हो गया उत्तरी कौशल, एक हो गया दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो क्या हो गई श्रावस्ती हो गई, श्रावस्ती हो गई। और जो दक्षिणी कौशल था उसकी राजधानी हो गई साकेत। ठीक है। दो राजधानी हो गई कौशल की, एक दक्षिणी कौशल साकेत और उत्तरी कौशल की क्या राजधानी होगी? श्रावस्ती। ठीक है। आगे बढ़ गए। अब इसने कहा उत्कौशल। तो देखिए कौशल अवध का क्षेत्र है, अयोध्या मंडल है, साकेत और श्रावस्ती। ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि जो उत्तरी कौशल है, उत्तरी कौशल की राजधानी क्या हो गई आपकी? श्रावस्ती, और दक्षिण की साकेत। तो देखिए उत्तरी की, नॉर्थ वाले की हो गई श्रावस्ती और ये साउथ वाले की हो गई साकेत। ठीक है। इतनी बात समझ में आया? अब इसने कहा उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती, यानी कि जो श्रावस्ती ये वाला, तो इसने कहा जो ये प्राचीन श्रावस्ती है, श्रावस्ती का नगर नगर विन्यास कैसा है? अर्धचंद्राकार है, ऐसा होगा कुछ। ठीक है। अब इस या ऐसा होगा, कैसा होता है? आधा चंद्रमा ऐसा। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जिले के निकटवर्ती क्षेत्र में मल्ल महाजनपद स्थित था। अब यहाँ पे हम मल्ल महाजनपद पे पहुंचते हैं। भाई मल्ल महाजनपद की बात करते हैं ये, तो मल्ल महाजनपद कौन सी जगह है? देवरिया जिला, भी कुशीनगर देवरिया जिला है के आसपास का जो एरिया है वो उस टाइम क्या था? मल्ल महाजनपद कहलाता होगा। इसकी राजधानी है कुशीनारा और पावा। ठीक है। ठीक है। इसके दो भाग थे, इसके भी दो भाग है, किसके? मल्ल के। ठीक है। तो एक की राजधानी क्या हो गई? पावा। एक की राजधानी क्या हो गई? पावा। ठीक है। और दूसरे की राजधानी हो गई आपकी कुशीनारा। कौन सी हो गई? कुशीनारा। दो हो गई। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है? आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और क्या है उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। मतलब अब आप पहुंच गए हैं बुंदेलखंड। इसने कहा यहाँ पे कौन सा महाजनपद है? चेदी। बुंदेलखंड में कौन सा है? चेदी। अब ये बुंदेलखंड कहाँ मिलता है गाइस? बुंदेलखंड चेदी। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र का पूर्वी भाग व निकटवर्ती क्षेत्र, ये इसकी जो राजधानी है सोत्तिवती है। ठीक है। अब ये बुंदेलखंड का, जब आप गए मैप बनाते हो ना, तो उसमें क्या है? ऊपर की साइड होता है उत्तर प्रदेश और नीचे की साइड होता है मध्य प्रदेश। ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं बुंदेलखंड मिलता है। ठीक है। अब इसने कहा बुंदेलखंड हो गया, उस वहां पे कौन सा महाजनपद? चेदी। चेदी की राजधानी हो गई सोत्तीवती। कौन सा एरिया? बुंदेलखंड वाला। ठीक है। चलो इतनी बात समझ गए हम लोग। ओके। सॉरी दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत। चलिए यहाँ हो गया। अब इसने कहा, चलिए गाइस, ठीक है, हम बात करने जा रहे तो यहाँ है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के आसपास का एरिया चेदी महाजनपद है। इसकी राजधानी होगी सोत्तीवती, राइट। जिसकी पहचान भारत में किस नाम से होती थी? शक्तिमती के नाम से। ठीक है। महाकाव्य काल में क्या होता है? चेदी का शासक कौन हो गया आपका? शिशुपाल। ठीक है। कब की बात हम कर रहे हैं? महाकाव्य काल की बात कर। कौन है वहां पे शासक उस वक्त? शिशुपाल। इसका वध करने वाले कौन है भाई? अपने कृष्ण। ठीक है। अब यहाँ पे हो गई इसकी भी बात खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब यहाँ लिखा है प्रयागराज एवं कौशाम्बी जिले के आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन सा महाजनपद है? वत्स। ठीक है। काशी की बात हम कर चुके, इसकी बात कर चुके, इसकी बात कर चुके। ठीक है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वत्स की। तो इसने कहा जो वत्स है महाजनपद है प्रयागराज कौशाम्बी के आसपास वाला, और राजधानी हो गई कौशाम्बी। ठीक है। अब इसने कहा कि विष्णु पुराण से ज्ञात होता है क्या कि हस्तिनापुर, चलो इतनी सी बात हो गई खत्म। अब हस्तिनापुर यानी कि कुछ नई बात स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो यहाँ लिखा है विष्णु पुराण से क्या ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के जो राजा हैं, हस्तिनापुर के राजा यानी कि निच्छु,
ने हस्तिनापुर के गंगा गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद क्या करा था, कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? कौशाम्बी। यानी इसने कहा कि जो हस्तिनापुर है वो गंगा के प्रवाह में यानी बह गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने यहाँ पे बात करी कि इन्होंने कौशाम्बी को क्या बना दिया, अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, अब बुद्ध काल में क्या होता है, यहाँ पौरव वंश का शासन था बुद्ध काल में। 16 महाजनपद के बाद बुद्ध काल, तो बुद्ध काल में आता है पौरव। यहाँ पे कौन रह रहा है? पौरव, पौरव वंश। ठीक है, तो वहां का शासक कौन हो गया? आपका उदयन हो गया। ठीक है, बौद्ध भिक्षु कुंडोला ने क्या करा, उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। ठीक है, बुद्ध काल में कौन आया है? आपका पौरव वंश है। पौरव वंश में शासक कौन बना उस वक्त का? उस वक्त था उदयन। उदयन को बौद्ध मत में शिक्षित करने वाला बंदा पिंडोला। ठीक है, तो उदयन, और ये इंपॉर्टेंट, उद्यन वास दत्ता की एक कथा है, दंत कथा है, जो उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से गाइस? उज्जैन से। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वास दत्तम में वर्णित किया है। ठीक है, इतनी सी बात इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसने लिखा है कुरु महाजनपद। ठीक है, तो कुरु के बारे में थोड़ा सा देखा जाए जरा। कुरु कौन सा एरिया है भाई? मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर वाला एरिया है। राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ। चलो, अब देखिए यहाँ लिखा है कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास वाला एरिया है। महाकाव्यकालीन हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी कि जो हस्तिनापुर आप सुनते थे, हस्तिनापुर आपने सुना होगा, वो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर वाला एरिया है। ठीक है, बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन हो गए? कौरव। ठीक है, कौन हो गए? कौरव। ठीक है, अब इसमें लिखा है पांचाल, सॉरी, पांचाल महाजनपद, पांचाल। तो भाई पांचाल पहुंचते हैं अपने लोग। पांचाल कौन सा वाला एरिया है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले वाला। इसकी भी दो राजधानी, अहिच्छत्र हो गए, कामपिल्ले हो गए। ठीक है, चलो पांचाल की बात कर ली। तो अब इसका पांचाल महाजनपद क्या है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला एरिया हो गया। ठीक है, प्रारंभ में इसके इसके दो भाग, इसके भी दो भाग हुए। एक उत्तरी पांचाल हो गया और एक हो गया आपका दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र और दक्षिण वाले की है कामपिल्ले। अब इसने कहा पांचाल महाजनपद के अंतर्गत एक कान्यकुंज का प्रसिद्ध नगर है। पांचाल महाजनपद की सीमाएं क्या है? आपका हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक, और पूर्व में कौशल, और पश्चिम में कहाँ तक है? कुरु जनपद तक है। ठीक है, तो ये एक बार देखते हैं फिर से। तो इसने कहा यहाँ तो हिमालय पर्वत, और यहाँ पे क्या है? चंबल नदी। कौन सी नदी गई यहाँ पे? देखिए, चंबल नदी है। इसके पूर्व में है कौशल और पश्चिम में है कुरु। ठीक है, और पूरा क्या है हमारा? पांचाल, राइट। अब यह पांचाल मूलतः क्या है? एक राजतंत्र है। क्या है guys? ये राजतंत्र, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय, कौटिल्य, ओके, कौटिल्य नाम पता होगा। कौटिल्य के समय तक वह क्या बन जाता है? एक गणराज्य हो जाता है। मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? एक तो हमने क्या, जब हमने पढ़ा था अ, गणराज्य की, ठीक है, गणराज्य की हम बात कर रहे थे, तो हमने कौन सा, अब नहीं मिलता। चलिए, ये मतलब इसमें ये कह दिया कि पहले क्या राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद ये क्या बन जाता है? आपका गणराज्य बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा मत्स्य जनपद, मत्स्य, ये रहा आपका मत्स्य जनपद। ठीक है, तो मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला और एरिया हो गया, और यहाँ की राजधानी विराटनगर। तो मत्स्य जनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा है। इसके अंतर्गत वर्तमान का अलवर भी आता है, भरतपुर भी आता है। अच्छा, इसकी जो राजधानी क्या थी उस वक्त? विराटनगर थी। ठीक है, और विराटनगर थी, और वहां के राजा थे जिनका नाम था विराट, उन्हीं के नाम पे हो गई विराटनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरसेन, सूरसेन, ठीक है, सूरसेन अवध का क्षेत्र, अयोध्या वाला, साकेत और श्रावस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सूरसेन गाइस, सूरसेन ब्रजमंडल का क्षेत्र, मथुरा इसकी राजधानी है। ठीक है, अब देखिए सूरसेन महाजनपद जो है आपका
आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा है। इसकी राजधानी होगी मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को क्या बोलते थे? सूर सेनोई। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसकी राजधानी को मथुरा ना बोल के क्या बोलते हैं? मैथोरा बोलते थे। ऑलमोस्ट सेम सेम सा है ये। ठीक है। अब एक नेक्स्ट आता है अस्मक। कौन सा आता है गाइस? अस्मक महाजनपद। ठीक है, अस्मक। ये रहा अस्मक महाजनपद। ठीक है। ओके। तो अस्मक महाजनपद नर्मदा गोदावरी नदी घाटी के मध्य, नदी, गोदावरी नदी, इसके बीच का जो एरिया है वो है आपका अस्मक है। इसकी राजधानी है पोटली या पोटन। ठीक है गाइस। चलो अब देखिए, अस्मक नर्मदा गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र के मध्य में है। महाजनपद में क्या है? महाजनपदों में केवल अस्मक, अब ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसने कहा जितने भी 16 महाजनपद है उसमें अस्मक ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक यही एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है। ठीक है गाइस, ये ही एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ बात कह रहा है वो अवंती महाजनपद की। ठीक है, तो ये मालवा वाला क्षेत्र हो गया, पश्चिमी मध्य मालवा, और इसकी जो है एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी उज्जैनी कह लीजिए, और दूसरी है महिष्मती। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। तो इसने कहा अवंती महाजनपद पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र में है। ठीक है, इस महाजनपद के दो भाग है, एक हो गया उत्तरी अवंती, ठीक है, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन है? प्रग्रोत। ठीक है, अब हम बात करें बिम्बि मगध। आओ 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 मगध, पटना नालंदा गया वाला एरिया है। गिरिब्रज और राजगढ़ राजधानी आगे। अब देखिए बिंबिसार के समय क्या होता है? मगध के साथ, ठीक है, ये जो प्रगोत है, प्रगोत के साथ प्रगोत के संबंध कैसे थे? बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी इसने हमने दो बात करी, एक बात हो रही है अवंती की और एक बात हो रही है मगध। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों क्या थे? दोस्त। ठीक है, यहाँ पे कौन है आपका? प्रगोत, और यहाँ है आपका बिंबिसार। ठीक है, चलिए हो गया। अब एक दिन क्या होता है, एक बार क्या होता है, प्रभु इसको क्या होता है? पांडु रोग हो जाता है। ठीक है, अब बिंबिसार क्या करता है? उनके जो राजवैद्य होते हैं, उन जीवक नाम होता है उनका, उनको भेजता है इसके पास। ठीक है, अब क्या होता है? बस उनके पास भेजता है उनका इलाज करने। अब ये बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से जो ये प्रगोत है वो क्या बन जाता है? बौद्ध बन जाता है। और प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दो जनपद थे, देखिए, पश्चिम पश्चिम उत्तर भाग, यानी कि जब ऐसे ऐसे करके आप ऐसे भारत बनाते हो। ठीक है, तो ये वाला एरिया कह रहा है पश्चिम उत्तर। ठीक है, अब ये अभी जो है ना, ये जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त कहाँ पे है गाइस? अफगानिस्तान की बात करने लगा हम। चलिए अब समझिए। तो इसने कहा प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दो जनपद थे। ठीक है, कौन से? एक था आपका गांधार, एक था कंबोज। चलो पहुंचते हैं जरा, ये देखिए। तो एक था आपका गांधार, पाकिस्तान का पश्चिमी भाग, अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। ठीक है, एक है कंबोज, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान में है, हजारा जिला पाकिस्तान। ठीक है, कंबोज आपका पाकिस्तान में मान लो, गांधार आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो। तो जो गांधार है उसकी राजधानी तक्षशिला हो गई, या कंबोज की आपका राजपुट या आहट, सॉरी हाटक। ठीक है, ये कह रहे हैं जो गांधार है, गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान और पूर्वी क्या है? अफगानिस्तान में है। रामायण से ज्ञात होता है कि जो तक्षशिला नगर है की स्थापना भरत के पुत्र किसने करी है? तक्ष ने करी। क्योंकि तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी, तो ये भरत है, भरत के पुत्र से तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना करी। अच्छा, गांधार महाजनपद का दूसरा जो प्रमुख नगर है उसका नाम है पुष्कला पुष पुष्कलावती। ठीक है, अब यह कौटिल्य ने क्या करा? कंबोजो को वार्ता शास्त्रोपजीवी स्तंभ, अर्थात क्या? पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है? किसने? कौटिल्य ने। ठीक है, कंबोजो को, किसको बोला है? कंबोजो को। ठीक है, ये जो दूसरा वाला है कंबोज, गांधार पढ़ लिया हमने, तक्षशिला भरत के पुत्र तक्ष के नाम पे तक्षशिला, फिर कंबोज। ठीक है,
ठीक है। अब इसने कहा प्राचीन समय में क्या होता है, कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात है। 16 महाजनपदों में से हम बात करें 4 महाजनपद की, एक हो गया कौशल, मगध, वत्स और अवंती। ये सबसे ज्यादा क्या थे आपके शक्तिशाली बोले गए, ठीक है। कौशल, मगध, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली। 16 महाजनपदों में से 8 की अगर बात करें तो वो अभी हमारे कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं वो 8? वैसे ये भी याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। एक हो गया काशी उत्तर प्रदेश में, कौशल भी, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सुरसेन, चेदी सब यूपी में। बुद्ध काल से में क्या होता है, गंगा घाटी में कुछ गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। गणराज्य, तो गणराज्य मिलते हैं बुद्ध काल में। कौन कौन? एक हो गया आपके, कुछ है गणराज्य। भारत क्या है, भारत भी एक गणराज्य है गाइस, ठीक है। तो गणराज्य क्या है, हमारे जो सबसे ऊपर है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, राजा का बेटा उसका बेटा राजा बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। गणराज्य यानी कि कोई भी आम आदमी उस पद पे जाके बैठ सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ उस वक्त के गणराज्य की बात करते हैं। जैसे एक हो गया आपका कपिल वस्तु के शाक, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, सब सब कपिल वस्तु के शाक, सुमारगिरी के कौन भग्ग, फिर है अलकप के बुली, केसपुत के कालाम, रामगाम के कौलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल और पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे वाले ये आप थोड़ा सा नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, बाकी जिसपे मैंने पूरी अंडरलाइन की है वो इंपॉर्टेंट है। अब इस सिक्कों के अध्ययन, अब नया कुछ, तो गाइस यहाँ पे सिक्के की बात कर रहे हैं, तो इसने कहा सिक्कों के जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों की बात करें तो वो होते थे आहा सिक्के, या हम बोलते थे पंचमार्क सिक्के, सबसे प्राचीन यही सिक्के थे, ठीक है। कैसे होते थे, चांदी के बने होते थे, उनके ऊपर हम क्या मारते थे, ठप्पा मारते थे, निशान बना देते थे, इसलिए इन्हें हम क्या बोले हैं, आहत सिक्के बोले या पंचमार्क सिक्के सिक्के बोले। ये सिक्के इसने कहा 7वीं छठी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। कब मिल रहे हैं आहत सिक्के, मध्य मौर्य काल में, सॉरी, ठीक है। अब देखो बुद्ध घोष की टीका है जिसका नाम है आपका सुमंगल विलासिनी, से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। यानी गाइस न्याय व्यवस्था की जानकारी की बात हो रही है यहाँ पे, वज्जी संघ की। कहाँ से, बुद्ध घोष की टीका है सुमंगल विलासिनी में मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में क्या होते थे, 8 न्यायालय होते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ लिखा है कि मगध की महत्ता का संस्थापक बिंबिसार था। यानी मगध जो अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचा होगा इसके टाइम में। ये हर्यक वंश का था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया, ठीक है। अब महावंश के अनुसार क्या होता है, बिंबिसार 15 साल की आयु में क्या होता है, मगध का नरेश बन जाता है। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राज्य वंशों के साथ क्या वैवाहिक संबंध स्थापित करे, अपनी स्थिति को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया। इसने लिच्छवी गणराज्य के जो शासक थे जिनका नाम है चेटक, उनकी जो बेटी है जिनका नाम है चेलना, उनके साथ इन्होंने क्या करा, विवाह किया, ठीक है। अभी हम कहानी पढ़े हैं मगध की, राइट, कहाँ की पढ़े हैं, मगध में है बिंबिसार, राइट। अच्छा, तो ये हम कहानी पढ़ रहे हैं मगध की। मगध में है आपका बिंबिसार, ठीक है। फिर इसने एक बात करी कि इसने विवाहित संबंध बनाए लोगों से और अपनी स्थिति को और क्या करा, स्ट्रॉन्ग। तो ये पहुंचा लिच्छवी। लिच्छवी तो लिच्छवी गणराज्य है, वहां एक बंदा है जिसका नाम है चेटक, चेटक की बहन है जिसका नाम है चेलना। इससे इनने शादी करी और विवाह करके है मगध की उत्तरी सीमा को इसने क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। दूसरा प्रमुख विवाह इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत, दूसरा विवाह कौशल है। कौशल में कौन है भाई, आपका प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत है, ठीक है। प्रसेनजीत उसकी बहन है, क्या नाम है, महाकौशला, क्या नाम है, महाकौशला। उसकी बहन महाकौशला के साथ भी शादी करी, एक इससे एक इससे, ठीक है। एक चेलना, एक महाकौशला, ठीक है। इस वैवाहिक संबंध से उसने क्या करा, काशी, काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। देखिए कौशल के बाद काशी तो था ही, क्योंकि कौशल ने काशी को जीत लिया था। तो इसने कहा कौशल के पास ऑलरेडी काशी था, तो इनने क्या करा, काशी
मगध को दे दिया, या उसने मगध पे भी थोड़ा अधिकार हो गया उसका। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध की बात करें तो मध्य देश की राजधानी है जिनका नाम है शेमा के साथ के साथ करके उन्होंने शादी करी, और जो है मद्रो मद्रो का भी क्या है सहयोग प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पहुंचते हैं अंग। अंग में कौन है? अंग। अंग पहुंचो भाई। अंग पहुंचे। अंग में इस बार है बृहदत्त। बृहदत्त। तो इसने क्या करा? बृहदत्त को पराजित कर लिया। ठीक है। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि उसने जो है वेणुवन नामक उद्यान जो है बुद्ध और संघ, बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। मतलब इसने क्या, बुद्ध बौद्धों को क्या दिया? एक वेणुवन विहार या उद्यान को दान दिया था। फिर इसने ये लिखा है विनय पिटक से। ठीक है। अब इसने लिखा है दीघनिकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने मतलब अंग पे तो इसने थोड़ा अधिकार कर ही लिया इसको हराकर। ठीक है। उसके बाद वेणुवन विहार उसने दान में दिया। दीघनिकाय से क्या होता है कि इसने जो है ना चंपा के जो ब्राह्मण है को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी। यानी चंपा की बात कर ली यहाँ पे। बिंबिसार मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा हो गया। अब इसने कहा बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख। यानी ये बंदा इसका पुत्र आया होगा अजात शत्रु। इसने भैया अपने पिता को कहा क्या करा? कारागार में डाल दिए। तो इसका उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। अच्छा, बिंबिसार की जो मृत्यु है 492 बीसी के लगभग हो गई थी, और बिंबिसार के बाद उसका जो पुत्र है यानी का जिसका नाम है कुड़िक अजातशत्रु के नाम से जो है मगध का शासक, मतलब ये कुड़िक उसका बेटा था ना बिंबिसार का, लेकिन उसने नाम क्या रखा? अजातशत्रु। और क्या मगध का क्या बन गया? ये शासक बन गया। यानी कहानी हमने क्या सुनी? पहले बंदा आया बिंबिसार, बिंबिसार ने किस किस से शादी करी हमने उसकी बात करी, फिर उसका बेटा आ जाता है अजातशत्रु। ठीक है। अच्छा, ये अपने पिता के समान ही क्या होता था? साम्राज्यवादी था। यानी कि देखो बिंबिसार भी क्या है, विवाह कर करके साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, या किसी भी तरह से साम्राज्य का विस्तार करता है। तो अजातशत्रु भी यही काम कर रहा है। ठीक है। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में क्या होता है? मगध मगध एवं कौशल राज्य के बीच क्या है? संघर्ष शुरू हो गया। अभी तक तो देखो कौशल में भी उसके पापा ने शादी वादी करी थी, मतलब ठीक ठाक संबंध रहा होगा मगध और कौशल का। लेकिन जैसे ये बंदा आया इसने क्या करा? कौशल और जो ये मगध है भाई, इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। किंतु बाद में क्या होता है? मगध के जो शासक है यानी कि जो अजातशत्रु, और जो कौशल का शासक है यानी कि प्रसेनजीत, ये दोनों संधि कर लेते हैं। कहते हैं भैया एक काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं। क्यों? कि अजातशत्रु के जो पापा थे बिंबिसार, उन्होंने जो प्रसेनजीत है उनकी बहन से भी शादी कर रखी थी। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो ठीक करते हैं। अब भाई एक और बात, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि जो अजात प्रसेनजीत की बहन से तो इनके पिताजी ने शादी कर ली थी बिंबिसार ने। अब प्रसेनजीत की जो पुत्री है यानी कि वाजिरा, वाजिरा ने भाई इनसे शादी कर ली। मतलब एक ही घर में शादी हो रही है। प्रसेनजीत की बहन ने बिंबिसार से शादी करी, प्रसेनजीत की बेटी ने अजातशत्रु से शादी कर ली है भाई। तो पुनः काशी के ऊपर उनका अधिकार हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कौशल के पास काशी था। तो देखिए एक हो गया मगध, फिर कौशल और काशी, और कौशल के पास काशी ऑलरेडी था ही। तो भाई फिर से इनकी शादी हो रही है कौशल में। तो इनने कहा काशी भाई तुम अधिकार कर ही लो, दमा दो आखिर। ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर उसके बाद है पाटलिपुत्र। चलो पाटलिपुत्र कुछ नया सुनने को मिला बहुत है। अब इसने कहा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? अजातशत्रु। पहला बंदा बिंबिसार आया, बिंबिसार पापा जी हैं, फिर अजातशत्रु बेटा है। अजातशत्रु की कहानी चलेगी। तो इनने क्या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? अजातशत्रु ने पाटली ग्राम में गंगा और जो सोन नदी है उसके संगम पर एक किला बनाकर करी है भाई। तो भैया अजातशत्रु का एक बड़ी पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी इन्होंने। उद्यन आया। अब अजातशत्रु के बाद हम बात करेंगे उद्यन। उद्यन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी। यानी कि इसके टाइम में और इसके टाइम में भाई राजधानी क्या थी? राजगृह थी। अब भाई ये आया नया बंदा, इसने क्या करा? राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आया शिशु। देखिए मगध इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए मगध की कहानी इतनी भर भर के चल रही। अब यहाँ लिखा है शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई है। ठीक है। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न कहा गया। यानी इसने कहा ये जो शिशुनाग है भाई, तो इनके पिताजी लिच्छवी के राजा हो गए। इन और किस कौन है? एक वैश्या। लेडी कौन है? एक वैश्या। तो एक वैश्या है। ठीक है। तो इन दोनों से कौन आया है? शिशुनाग आए हैं। अवंती अवंती
की विजय शिशुनाग के लिए क्या हो गई, लाभदायक सिद्ध हो गई। भाई ये चल कहानी कहाँ की रही है, मगध की चल रही है। तो भाई मगध की कहानी चल रही है, तो मगध और यहाँ पे हो गया अवंती। ठीक है, तो इसने कहा अवंती पे शिशुनाग, अवंती पे मगध में कौन है आपका, शिशुनाग है। तो अवंती पे इसने विजय प्राप्त कर ली। अब ये क्यों इसके लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि मगध की जो पश्चिमी सीमा है, जब आपने अवंती को ही अपने अंडर में ले लिया है, तो आपकी पश्चिमी सीमा हो गई सुरक्षित। ठीक है भाई, क्योंकि मगध के पश्चिमी साइड पे अवंती है, तो इसने अपनी पश्चिमी सीमा को क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया। ठीक है, अब इसने कहा इस विजय के पश्चात क्या होता है, शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, यानी अवंती का तो हो ही गया था, अब वत्स पे भी अधिकार हो गया। कौशल के संबंध अच्छे है ही, काशी इन्होंने ले ही लिया उनसे, अवंती पे विजय प्राप्त कर ली, वत्स पर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वे अवंती के अधीन था, इसीलिए अवंती पे तो विजय हो ही गई। अवंती और वत्स पर अधिकार होने से क्या होता है, पश्चिमी विश्व के साथ जो है पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग मिल गया। क्योंकि देखो गाइस, यहाँ मगध है, ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्र है, यहाँ अवंती हो गया, और यहीं पे क्या हो गया, वत्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनका अधिकार हो गया, तो यहाँ से समुद्र बहुत ज्यादा दूर नहीं बचता, तो इनके जो व्यापार व्यापार शुरू हो गए भाई, कहाँ, पश्चिमी विश्व के साथ। इनके जो अभी अरब अरब वाला साइड है ना, या ईरान वीरान कह सकते हैं आप, ठीक है, उनके साथ भाई इनके व्यापार स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनको एक मार्ग मिल गया। अवंती और जो बस को जीत लिया इन्होंने, इनको एक मार्ग मिल गया भाई समुद्र में पहुंचने का। ठीक है, अब यहाँ पे शिशुनाग ने क्या किया, वैशाली को अपनी राजधानी बनाई भाई। अब इसने क्या करा, वैशाली को अपनी राजधानी, पहले हमने पढ़ा राजगृह, फिर हमने क्या पढ़ा, पाटलिपुत्र, अभी हम पढ़ रहे हैं वैशाली। अब क्या होता है, शिशुनाग ने लगभग 412 से लेकर 394 बीसी तक क्या करा है, शासन। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है, यानी कि कालाशोक, ठीक है, वो राजा बना है भाई। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, उदयन, फिर हमने शिशुनाग वंश देखा, शिशुनाग वंश में हमने देखा बंदा आया, कौन आया, शिशुनाग आया। ठीक है, शिशुनाग के बाद आया है आपका कालाशोक। ठीक है, पुराणों में क्या है, कालाशोक को क्या है, काक वर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी क्या करी, वापस से क्या करी, पाटलिपुत्र करी। यानी पहले थी राजगृह, फिर आई पाटलिपुत्र। इस बंदे ने क्या करा, शिशुनाग ने इसको कर दिया था वैशाली। कहाँ कर दिया था, वैशाली। तब इसके बाद जो है कालाशोक आए, इसने वैशाली से वापस से राजधानी कर दी पाटलिपुत्र। ठीक है, ये बोला हुआ। हाँ, बहुत लंबी कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसके शासनकाल में, यानी कालाशोक के शासनकाल में क्या होता है, चार बौद्ध संगीतियों में तो जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है वो वैशाली में होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो बौद्ध धर्म है या बौद्ध संघ है, दो संप्रदाय यानी कि स्थविर और महासांगिक इसमें विभाजित हो गया। वाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में वाण भट्ट की जो हर्ष चरित्र है उससे ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने क्या करा, कालाशोक की हत्या कर दी। मर गए भाई, अपनी राजधानी के आसपास, राजधानी क्या, पाटलिपुत्र के आसपास घूम रहे होंगे, किसी ने इनकी हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार क्या होता है, कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से टोटल 22 साल तक शासन किया है बस। यानी ऑन एन एवरेज एक पुत्र ने सिर्फ 2 साल शासन किया, यदि बेकारी हुए सब। कालाशोक के उत्तराधिकारियों के शासन जो है 344 बीसी के लगभग समाप्त हो गए। शिशुनाग वंश समाप्त। शिशुनाग वंश का अंत हो गया, अब नंद वंश आ जाता है। ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की है वह क्या था निम्न वर्ण से संबंधित था। ठीक है, अच्छा, विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम अलग अलग दिया गया, तो महापद्म, ठीक है, नंद वंश है, महापद्म एक हो गया। जबकि बौद्धि वंश में उसे देखो, पुराणों में कहा गया है कि नंद वंश की स्थापना करने वाला भाई कौन है भाई, महापद्म, ऐसा बिल्कुल महापद्म नंद। ठीक है भाई, ऐसा पुराणों में कहा गया है। ठीक है, सबने अलग अलग कहा है। तो पुराण कह रहा है कि महापद्म थे। महाबोधि वंश में उसे जो है उग्रसेन कहा गया, कि भैया उग्रसेन ने करी थी नंदवंश की। पुराणों के अनुसार क्या है, महापद्म शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा है, जिनका नाम था महानंदिर, उनकी जो है शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। यानी कि देखिए, नंद वंश से पहले शिशुनाग वंश था, नंद वंश से पहले भाई कौन है, शिशुनाग वंश है। तो शिशुनाग वंश में सबसे लास्ट में आया होगा महानंदिन। महानंदिन की का अफेयर चल रहा होगा एक शूद्र स्त्री से। ठीक है, तो उन दोनों से कौन
पैदा हो रहे हैं महापद्मनंद। ठीक है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट परब्रह्म के अनुसार क्या कहा गया, वह नापित यानी कि नाई पिता और वैश्या माता के पुत्र थे। नंद वंश के कुल कितने भाई, 9 राजा थे। ठीक है, उन्हें नवनंद कहा गया। नंद वंश में 9 राजा थे, नवनंद कहते थे। महाबोधि वंश के अनुसार उन 9 लोगों के नाम, 9 राजा, उग्रसेन पहला वाला हो गया भाई, फिर है पंडुक हो गए एक, एक पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, फिर है दशदक, केवट और धनानंद। तो पहला याद रखना और लास्ट वाला धनानंद याद रखिएगा। ठीक है भाई, और कोई नहीं। तो अब देखो फिर से मगध की कहानी चल रही है। पहला है हर्यक वंश आया, उसमें आया था बिंबिसार, फिर आया था अजात शत्रु, फिर आया था उद्दिन। ठीक है, फिर उसके उत्तराधिकारी इतने कोई खास रहे नहीं होंगे, इसलिए उनके नाम नहीं है। फिर आज आ गया था शिशुनाग वंश में, शिशुनाग आ गया था। फिर है काकवर्ण, काकवर्ण यानी कि काला शोक, ये बंदा आया। उसके 10 पुत्र और आए थे जिन्होंने 22 साल तक शासन किया। फिर आया भाई अपना नंद वंश आया था, महापद्मनंद या आप उन्हें कह दो उग्रसेन। उसके बाद उनके भी 8 पुत्र आए होंगे, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, उन्होंने बेचारों ने कुछ किया नहीं होगा, इसलिए उनका नाम भी नहीं है। अब कहो कि ये याद रखना है भाई, ये याद मत रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए महापद्मनंद कौन है भाई, ये नंदवंश वाला। महापद्मनंद को क्या है, कली का अंश, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला और दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसने एक क्षत्र शासन की स्थापना की, एक राट की उपाधि धारण करी। इसने कहा मतलब सब ऊपर शासन हर जगह था। इसके द्वारा क्या है, उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वो है, देखिए इसके द्वारा उन्मूलित जो राजवंश, इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, काशेय है, यह कुरु, मैथिल, सुरसेन और वितिहोत्र। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते। अब इसमें मत्स्य पुराण के अनुसार क्या है, इक्ष्वाकु में 24 राजा, कलिंग में 32 राजा, अस्मक में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, में 25 राजा, पांचाल में 27 राजा, काशी में 24, हे में 28, कुरु में 36, मैथिल में 28 राजा, सुरसेन में 23 राजा और विहिहोत्र में 20 राजा ने शासन किया। बकवास, आप मत पढ़ना, मतलब याद रखने की खास कोई जरूरत है नहीं। आप देखिए खारवेल की बात करते हैं, बंदा है खारवेल, उनका एक लेख है, अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख से उसने कलिंग विजय की सूचना प्राप्त की। देखिए देखिए अब एक नई कहानी आई है थोड़ी सी ना। तो इसने कहा खारवेल का एक लेख है, हाथी गुफा अभिलेख, जिससे पता चलता है कि उसने कलिंग पे विजय हासिल करी है बंदे ने। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था आपका, धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, यानी कि जिस टाइम सिकंदर होगा उस टाइम धनानंद भी होगा। यूनानी लेखों में उसे क्या बोला गया, अग्रमेज, किसे, धनानंद को, उग्रसेन का पुत्र। ठीक है, अग्रमेज। ठीक है, अब इसे जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़, इसने कहा ये बहुत ही अमीर था। फिर इसने कहा तमिल और सिंहली ग्रंथों से भी उसके बहुत सारी संपत्ति की सूचना मिलती है, यानी कि धनानंद, धनानंद बहुत धनाढ़, ऐसा बोलोगे। अब भाई बहुत पैसा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, इसने लिखा है भद्रशाल, क्या था, उसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता हो गई भाई इनसे गुस्सा। ठीक है, और चारों ओर क्या है, लोग इनसे घृणा करने लगे, असंतोष फैल गया, ऐसा कुछ हो गया। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर कौन आ जाता है भाई, अपने चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और चाणक्य आते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति उन्होंने देखी कि भाई जो नंद वंश का अंतिम जो शासक है धनानंद, बड़ा ही बहुत पैसे वाला और बेकार आदमी है। तो इन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया, लोग उससे घृणा कर रहे हैं, लोग परेशान है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री होती है, वो चाणक्य के साथ आते हैं, चाणक्य उनकी हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, जो धनानंद है उनकी हत्या करके जो नंद वंश है उनका क्या करते हैं, अंत करते हैं। हेल्प कौन कर रहा है, चाणक्य। अब इसमें लिखा है व्याकरणाचार्य के पारणी महापद्मनंद के मित्र थे, सॉरी व्याकरणाचार्य पाणिनि जो है महापद्मनंद के मित्र थे। ऐसे वर्ष, उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ है। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। तो ये किसका पालन पोषण कर रहे हैं, जैन मत। इसने लिखा है कल्पक नामक व्यक्ति जैन था, इसकी सहायता से महापद्मनंद ने
समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। अच्छा, धनानंद जो सबसे लास्ट वाला है कि जैन अमात्य क्या शक्टाल और क्या है स्थूलभद्र थे। ठीक है, यानी किसको मान रहा है ये? शक्ताल और स्थूलभद्र। फिर इसमें लिखा है मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन अनुयायी होने का सूचना मिलता है। मतलब अगर कहा जाए नंद वंश जैन में विश्वास रखता था, जैन धर्म में विश्वास रखता था, ये कहाँ से पता चला? तो मुद्रा राक्षस से भी पता चलता है और भी जहां जहां से भी चला। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक राजाओं के शासनकाल। अब देखिए, अब यहाँ जैसे शिशुनाग है, शिशुनाग थे। शिशुनाग जो है आपके 40 साल इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो और एक नंदी वर्धन ने 40 साल किया, महानंदी ने 43 करा, महापद में उनके पुत्रों ने 100 करा, उदयन ने 33 करा, दर्शक ने अजातशत्रु 25, बिंबिसार 28। ठीक है, काकवड़ यानी कि काला अशोक 26। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ इंपॉर्टेंट है, नहीं याद हो रहा है तो भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भारत के प्राचीनतम जो सिक्के थे उनको वो चांदी के थे। ठीक है, आहत सिक्के बोलते थे। ठीक है, कौन से? पंचमार्क या आहत सिक्के होते थे, चांदी के होते थे, ठप्पा मार कर इन पे निशान बनाया जाता था। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना। ओके, अंग की राजधानी चंपा बिल्कुल सही है गाइस। फिर है कौशल की अहिच्छत्र लिखा है भाई। ठीक है, तो कौशल की राजधानी दो थी, एक थी साकेत, एक थी आपकी श्रावस्ती। ठीक है, जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी है आपकी अहिच्छत्र की राजधानी अहिच्छत्र, और दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या है? कामपिल्ले। ठीक है, तो अहिच्छत्र किसकी राजधानी है गाइस? अहिच्छत्र है पांचाल की। वत्स कौशाम्बियों के मत्स्य विराटनगर सही है। अब इसने कहा कि कौन कहाँ का राजा है, तो देखिएगा इस प्रगोत कहाँ का था? अवंती, एमपी में। ठीक है, उद्यन कहाँ है? वत्स। प्रसेनजीत कहाँ है? कौशल। फिर अजातशत्रु कहाँ है? मगध में। फिर इसमें लिखा है चंड प्रगोत किस प्राचीन गण राज्य के राजा थे? ठीक है, कहाँ के? अभी हमने पढ़ा अवंती के। ठीक है, तो प्रगोत जो है अवंती के शासक। बुद्ध काल में क्या है? अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी और माहिष्मती। बिंबिसार के समय में क्या होता है कि मगध के साथ जो है प्रगोत के संबंध अच्छे थे, मैत्रीपूर्ण थे। और एक बार क्या होता है, इस बंदे को क्या होता है, पांडु रोग हो जाता है, तो जो मगध में बैठा हुआ है कौन? बिंबिसार, उसने अपने राजवैद्य यानी कि जीवक को उसके पास भेजा, ठीक ठाक कर दिया। अवंती 6ठी शताब्दी बीसी का क्या है? एक प्रमुख राजतंत्र था। बाद में क्या गण राज्य बन जाता है। लेकिन इसने कहा ये क्या है? एक त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। ठीक है, कहाँ खोदी गई? कलिंग में। सुनिए भाई, इंपॉर्टेंट। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। मतलब इसने कहा महापद्मनंद में कलिंग पे विजय प्राप्त हुई। ठीक है, उनके अनुसार नंद राजा यानी कि जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गए। नंद राजा जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गए। वह उसने जो है कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। ये सब आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था भाई? तो अवंतिका। अब देखिए, मध्य प्रदेश में इससे उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। 16 महाजनपदों में से एक अवंती की दो राजधानियां हैं। उत्तरी अवंती की है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ठीक है, तो पुराणों में उज्जैन को अवंतिका कहा गया। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन को इसने कहा कि कहाँ पे क्या है। जैसे ये इससे हम थोड़ा सा क्या है अपने, जब तो मैप में आप देखेंगे ना गाइस कौन सा एरिया कहाँ पे है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा एरिया कहाँ पे होगा। तो देखिए डी वाला जो सबसे लास्ट है वो तो अंग हो गया। ठीक है, जो कि बिहार में आपने देखा था सबसे अंग सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, और उसके बाद बीच में यानी उत्तर प्रदेश में कौन है भाई इसमें से? चेदी, कौशल या मत्स्य। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका सी वाला है वत्स, सी वाला होगा वत्स, बी वाला होगा आपका ये है मत्स्य, ए है मत्स्य। ये अवंती क्योंकि एमपी में यहाँ पे आपको यही मिलेगा देखने को, नहीं तो राजस्थान पहुंच जाएंगे आप। और वत्स ये होगा। ठीक है, देखिए प्रश्नगत मानचित्र में एबीसीडी से क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग महाजनपद दिखाए हुए। इसी का मत्स्य जो महाजनपद है राजस्थान प्रांत के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिले में है।
राजधानी यहाँ की है विराटनगर। अब पश्चिम और मध्य मालवा क्षेत्र को बात करें तो अवंती है। राजधानी उत्तरी अवंती की है उज्जैनी और दक्षिण अवंती की है महिष्मती। आधुनिक प्रयागराज की और कौशाम्बी जिले की बात करें तो हम वत्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानी कौशाम्बी हो गई। फिर बिहार का वर्तमान जो भागलपुर मुंगेर जिला है वो आपका है अंग महाजनपद और इसकी राजधानी है चंपा। सब हम पढ़ चुके हैं। फिर प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। ठीक है, अब सुनिए, इसमें है आपका, ओहो क्या ऑप्शन, देखिए ये राजस्थान का क्वेश्चन है। कोई नहीं, तो कहानी भी राजस्थान की चलेगी। आप राजस्थान के नहीं तो स्किप कर सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इसको स्किप भी कर देते हैं। ठीक है, नहीं पूछ रहा कोई आपसे। पाटलिपुत्र के संस्थापक भाई, देखिए इसमें है ही नहीं नाम। देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर करी है। ठीक है, के मध्य में करी है। ठीक है, फिर उदयन ने क्या करा कि जो राजधानी थी मगध की उसे राजगृह से क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक है, बस कहानी खत्म। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से, उत्तर में चंपा नदी से घुरा हुआ है, तो ये गलत। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से, बिल्कुल सही। गंगा और सोन के मध्य में। ठीक है, अब पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया भाई, तो नाम था उस बंदे का, देखिए अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी है। कहाँ करी है हमें पता है, उदयन ने इसे अपनी राजधानी बना लिया था। पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, फिर उदयन आया, उसने पाटलिपुत्र बना लिया। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया है, तो भाई अजातशत्रु ने बसाया। और राजधानी किसने बनाई है, उसे उदयन ने बनाई। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में, तो ये हो गया उदयन। फिर प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, यानी गंगा नदी बह रही उनके दक्षिण साइड को क्या कहा जाता था। देखिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला, तक्षशिला, सिंधु, ये आपको कहाँ मिलेगा, वही हमने ऊपर की तरफ देखा था, अफगानिस्तान भारत। तो तक्षशिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तक्षशिला जो है सिंधु झेलम नदी के बीच स्थित है। फिर इसने कहा चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है, चोल। फिर इसने कहा अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। फिर उज्जैन वासदत्ता की दंतकथा संबंधित है उज्जैन से, समझते हैं। देखिए उद्यत उज्जैन और वासदत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासदत्तम में वर्णित किया। इस नाटक में क्या होता है, वत्स नरेश होते हैं जिनका नाम है उदयन, अवंती के नरेश प्रगोद की पुत्री है वासदत्ता। इनकी प्रेम कथा के बारे में बोलेंगे। तो ये कथा उस समय की है जब उदयन जो है उज्जैनी के कारागार में कैद थे। ठीक है, तो अवंती की राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी के कारागार में ये कैद है। कौन भाई, उदयन। ओके, फिर ठीक है, हो गई कहानी खत्म। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, क्या बताइए। ठीक है, देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इस साम्राज्य की महत्ता का जो वास्तविक संस्थापक जिसने इसे सबसे ऊपर लाया तो था वो बिंबिसार, जो कि हरिवंश थे। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो आंसर है मगध। भाई मगध सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सबसे शक्तिशाली नगर है। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा उसकी समृद्धि संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। फिर मगध की कौशल अंग काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। ठीक है, फिर इसने सर्वोच्चता के लिए क्या है, लंबा संघर्ष चला और अंत में मगध क्या होता है, सफल रहता है। प्रारंभिक गणराज्यों में कौन सा नहीं है, अच्छा ये लिच्छवी सबसे पहला गणराज्य तो यही था। शाक्य भी गणराज्य है, यौध्य नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से देखिए गणराज्य हमने पढ़े थे कुछ, तो एक तो हो गया आपका वैशाली के लिच्छवी, फिर कपिल वस्तु के शाक्य। ठीक है, ये दो तो हो ही गए। फिर सुमार गिरी के भग भग
तो यह अलकप के बुली, केसपुत के कालाम, रामगाम के कौलिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपली वन के मौर्य, मिथिला के विदुर। तो कहीं 2-4 बार पढ़ेंगे तो नाम याद होने लगे। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी। तो वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख। वह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली लिच्छवी। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो इसमें लिखा है चेतक लिच्छवी। समझते हैं। देखिए, राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा, उनकी पुत्री थी चेलना का विवाह मगध के नरेश बिंबिसार से होता है। ठीक है, लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। ठीक है, अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ठीक है, देखिए, अंगुत्तर निकाय। इसमें लिखा है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी बीसी के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। कौन कौन से हैं भाई? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जीमल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ में भी भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में कहा गया है। 16 महाजनपदों की सूचना अंगुत्तर निकाय से मिल रही है। हमने देखा भी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का रिपीट हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अंगुत्तर निकाय आंसर है। फिर महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित। मगध है, अस्मक है, कंबोज है। इसलिए निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पारणी के अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? ओहो, तो ये हो गई खतरनाक बात। हमने एक तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की बात कर ली, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की बात कर ली। भाई ये पारणी के अष्टाध्यायी की भी बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन राजस्थान का है, तभी थोड़ा अलग है। फिर पारणी के अष्टाध्याय हमने पढ़ी। पारणी संस्कृत भाषा के सबसे बड़े क्या है? व्याकरण हुए है। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत में गांधार में हुआ। ठीक है, इनके व्याकरण का नाम क्या है आपका? अष्टाध्यायी। 8 अध्याय है इसमें, 4000 सूत्र है इसमें। तो जनपद बताया इसमें मगध है, अस्मक है, कंबोज है, गांधार, सूरसेन हो गए आदि। तो ये 3 तो एबीसी तो है। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन सब में 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? अंगुत्तर निकाय में भी मिलती है, भगवती सूत्र में भी मिलती है। ठीक है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी भाई? अहिच्छत्र थी। दक्षिण की काम्पिल्य थी। 6ठी शताब्दी बीसी में क्या होता है? कुरु की राजधानी क्या हो गई आपकी? इंद्रप्रस्थ हो गई। मथुरा की सूरसेन। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी भाई? सूरसेन की थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा, तो चंपा थी अंग की राजधानी। ठीक है, अच्छा, इसलिए का बिहार का कौन सा भाग है? ये भागलपुर मुंगेर वाला है जो अंग है। अच्छा, महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मालिनी मिलता है। 6ठी शताब्दी बीसी में सुक्तिमती राजधानी थी छेदी की। ठीक है, सुक्तिमती बुंदेलखंड के पूर्वी सीमावर्ती इलाका है छेदी। अब इसमें गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद बिल्कुल ही नीचे आप दक्षिण में पहुंच गए। अस्सक इसमें का यही एक है। 16 महाजनपद में जो नर्मदा गोदावरी के बीच में आता है। राजधानी इसकी पैठन पोतन है। ठीक है, जो फिर उसके बाद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ पे भाई? तो ये है आपका राजस्थान में है। जयपुर, अलवर और भरतपुर वाला एरिया हो गया। राजधानी है विराटनगर। वहां के राजा विराट थे, उनके नाम पर। मगध की राजधानी कौन सी है भाई? तो राजगिरी थी, फिर पाटलिपुत्र बनी, फिर वैशाली आई, फिर पाटलिपुत्र बनी। ऐसे करके कहानी आप पढ़ लेना, वही चीज है। मगध की प्रारंभिक राजधानी तो ये हो गई आपकी राजगृह। फिर बाकी मैंने बता दिया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें है ही नहीं आंसर। तो इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था भाई? राजगृह।
तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह यानी राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक कौन है? बृहदत्त वंश, जिसका संस्थापन बृहदत्त का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। महाभारत में यहाँ के शासक के रूप में क्या है? जरासंध का नाम मिलता है। 6ठी शताब्दी बीसी में हर्यक वंशीय कौन आया? बिंबिसार आया। उसके नेतृत्व में मगध साम्राज्य का क्या होता है? पुनरुत्थान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? ठीक है, राजगृह बिल्कुल है, ये नहीं है भाई। ठीक है, मतलब कौशाम्बी नहीं है। ठीक है, गिरिब्रज और राजगृह या राजगृह, ठीक है, पाटलिपुत्र, ये तो है राजधानी। ठीक है, कौशाम्बी जो है वत्स वत्स महाजनपद की राजधानी। हरे वंश के जो शासक है उज्जैन के शासनकाल के दौरान क्या मगध की जो राजधानी है आपकी राजगृह से कहाँ पहुंच गई थी? पाटलिपुत्र पहुंच गई थी। प्राचीन सावरसी का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है भाई। ठीक है, प्राचीन सावरसी की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के निकट सहित महित नामक स्थान पर करी है। उत्खनन के आधार पर ज्ञात होता है कि भाई इसका नगर विन्यास कहता है अर्धचंद्राकार है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? तो भाई किसने अपने पापा को मारा और किसे उसके पुत्र ने मार दिया? तो आंसर है भाई अजातशत्रु। अजातशत्रु के ऊपर है बिंबिसार, इनके पापा जी, और उसके नीचे है उनका बेटा उदयन। मार दिया एक दूसरे को भाई। ठीक है, फिर अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो वो था हर्यक वंश। फिर राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी, तो अजातशत्रु कह सकते हैं आप। फिर किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया? तो भाई कौन था वो? अजातशत्रु ने वज्जी को मगध में मिला दिया। देखिए, मगध में मिला क्या दिया? हरा दिया उन लोग को। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गण राज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध और वज्जी संघ में क्या है? मन मुटाव था, जो अजातशत्रु के समय और संघर्ष में बदल गया। जैसे का निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गणराज्य का जो प्रधान था वो कौन था? चेतक था। ठीक है, उसने 9 लिच्छवियों, 9 मलो, 18 गण राज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध क्या करा? एक मोर्चा तैयार करा, संयुक्त मोर्चा, सम्मिलित मोर्चा। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था, मतलब सबको हरा दिया। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पार्टीग्राम में उसने क्या है? सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री यानी कि वस्त्रकार को भेजकर वज्जी संघ में क्या करी? फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे क्या है? परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कैसा हो गया? कमजोर हो गया। वे है अंतोतगत्वा यानी कि एंड में क्या होता है? अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित कर दिया और उनका जो भूभाग है वो मगध साम्राज्य में मिला लिया। सिंपल। तो इसमें लिखा है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर है आपका शिशुनाग। ठीक है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन है भाई? महापद्मनंद। ठीक है, मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व आता है। नंद वंश का संस्थापक हो जाता है महापद्मनंद, या उसी को हम बोले हैं उग्रसेन भी। पुराणों में महापद्मनंद को क्या है? सर्वक्षत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना गया? तो महापद्मनंद। फिर है वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया भाई? तो 6ठी शताब्दी यूपीजीआई 6ठी शताब्दी बीसी के वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी? काशी, जिसे हर्यक वंश के जो शासक यानी कि बिंबिसार ने कौशल नरेश परिसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में ले लिया। मतलब फिर काशी कहाँ पहुंच गया? कौशल के पास, कौशल के पास। ठीक है, कौशल के पास से पहुंचा है बिंबिसार या मगध के पास। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री यानी कि वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उनका अधिकार क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल, डायग्राम बना बना कर। कालांतर में क्या हुआ? शिशुनाग ने जब वैशाली को अपनी राजधानी बनाया तो उसके जो पुत्र है वाराणसी का उपराजा नियुक्त कर दिया गया। अतः दिए गए विकल्पों में स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया।
तो यूपी पीसीएस ने तो इसे शिशुनाग बोल दिया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद भाई कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि नंद वंश का जो अंतिम राजा है उसको मारने का काम है। देखिए, नंद वंश की जो स्थापना कौन का है? शिशुनाग वंश। नंद वंश की स्थापना होती है, शिशुनाग वंश का अंत होता है। नंद वंश में 9 राजा है। ठीक है। नंद वंश के अंतिम काल में क्या होता है? जनता ने बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता जो है शासकों से विरुद्ध, वो धनानंद जो था भाई, उससे लोग परेशान। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य आता है, चाणक्य के साथ आता है और किसी तरह से धनानंद की हत्या कर देता है और वहां से मौर्य काल या मौर्य वंश स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है शुंग है, कर्णव है, गुप्त, ये सारे वंश भी आते हैं। सब मगध पे चल रहे कहानी। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण, तो भाई खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो इसके विषय में जानकारी का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत हो गया वो है हाथी गुफा अभिलेख। नंद वंशीय शासक कौन है? महापद्मनंद। इसके द्वारा कलिंग में नहर खुदवाई गई। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अर्थात नहरों की जानकारी देने वाला जो सबसे पहला ग्रंथ है वो यही है, हाथी गुफा अभिलेख। निम्नलिखित मगध राजवंशों को बताना है, पहले कौन उसके बाद कौन। सबसे लास्ट में तो इन सब में ये है मौर्य वंश, यानी कि 3। सबसे लास्ट में 3। पहला हो गया आपका शुंग वंश, दूसरा हो गया आपका नंद, फिर हर्यक वंश। सच में गलत, फिर से देखते हैं। गलत हो गया गाइस, मैंने ही गलत कर दिया। देखिए, सबसे लास्ट में है सुंग, क्योंकि मौर्यों के बाद सुंग आते हैं। ठीक है। हर्यक सबसे पहला भाई, सबसे पहला है हर्यक वंश, फिर नंद वंश आता है, फिर शुंग सबसे लास्ट में आते हैं और थर्ड नंबर पे आ गया मौर्य वंश। अब इधर गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित? तो मगध में बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, बिंबिसार क्या करता है, जीवक को भेजता है अवंती, क्योंकि वहां का जो नरेश होता है ये प्रवोत, उसको एक रोग हो जाता है, उसके लिए बचाने के लिए। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? आप बता सकते हैं, जीवक था। चलिए, उत्तराखंड का क्वेश्चन। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ओके, ये कह रहा है कि ए भी सही है और बी भी सही है। मतलब जो हमारा 6ठी शताब्दी बीसी में चल रहा है, उसके बाद ये जो 16 महाजनपद की कहा जाए, उसके बाद कौन आता है? बौद्ध धर्म आता है। लेकिन उस वक्त कौन है? वैदिक धर्म चल रहा था हिसाब किताब में। 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में के मध्य जो है गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। अनेक मत और दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। विभिन्न मतों के मानने वाले सन्यासी घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय के प्रचार और एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। मतलब अपने को श्रेष्ठ मान रहे, दूसरे का खंडन। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं, जैसे चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथ्रुस्ट और पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिसने पुरोहितों का महत्व क्या कर दिया था, बहुत बढ़ा दिया था। यज्ञों में क्या है, बहुत धन व्यय होने लगा, पशु बलि भी बढ़ गई। तभी क्या होता है, ये सब कुरीतियां बढ़ने लगी, तो बौद्ध धर्म की तरफ लोग गए, जैन धर्म की तरफ लोग गए। फिर है कालपी नगर किस नदी पे है? कालपी यमुना। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है और ये यमुना नदी के तट है। प्राचीन काल में ये जो है कालप्रिया नाथ या कालप्रिया नगरी के नाम से विख्यात था। समय के साथ क्या होता है, नाम संक्षिप्त होता होता क्या हो गया, कालपी। ये 4वीं सदी में जो है राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया। सूची 1 और 2 को मिलाना है। देखिए, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की अहिच्छत्र, कौशल की साकेत और वत्स की है कौशाम्बी। ठीक है। उसके बाद फिर राजधानी, तो मत्स्य की विराटनगर है, कुरु इंद्रप्रस्थ हो गया, सूरसेन मथुरा हो गया, अस्मक की है पोतन। फिर से कंबोज
राजपुर, आहट, आटक, हाटक, सॉरी। फिर अस्मक की है पोटल या पोतन, सूरसेन मथुरा हो गए, कौशल हो गया, साकेत या श्रावस्ती हो गए। फिर वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जो महाजनपद में से कितने हैं भाई? 8। कौन कौन से? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मन। आठों कहाँ पे? यूपी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत है? तो इसने कहा श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, सही। फिर उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा जो है कीमत जो है संबंध श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, बिल्कुल सही। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी क्या करता था? नियंत्रण रखता था, बिल्कुल सही। श्रेणी व्यवस्था मात्र क्या है उत्तर भारत में थी? ये गलत है। देखिए प्राचीन काल भारत में क्या होता है? प्राचीन कालीन भारत में एक क्या है? शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह, जिसे हम क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे। उसके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का क्या स्थानीयकरण हो गया। श्रेणियां जो है देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता, उनकी कीमतों का निर्धारण, साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी जो है नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी था। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो होता है खत्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो है यूनानी आक्रमण। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद गाइज। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में चैनल को, वीडियो को जितना हो सके उतना, अगर आपको पसंद आई है तो। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।